the last session, I have discussed with you discharge of contract by breach. And discharge by breach, I discussed in my last session at the end of the session. In this session, I will explore this concept further. So listen carefully and you should ask your doubts. I have noticed one thing. Very few students ask their doubts. All of you should ask your doubts. Shabash. First of all, you should know what is the meaning of discharge by breach. Discharge by breach is a situation when the promisor neither performs his contract nor does he tender of performance, or where the performance is defective, there is a breach of contract. आज के इस सेशन में हम इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करने वाले हैं, इन डेप्थ में इसको पढ़ने वाले हैं. आइए मैं आपको बताता हूं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम किस सिचुएशन को बोल रहे हैं. आपको ये ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, याद रखना होगा, रिकॉल करना होगा, इस चीज का सिमरन करना होगा. सिमरन मतलब याद करना. इस चीज को याद करना होगा, बार बार याद करना होगा. ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ऊपर लिखिए डिस्चार्ज बाय ब्रीच. रिलेशनशिप का हैप्पी एंडिंग कब होता? कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर उन लोगों ने रिलेशनशिप क्रिएट किया. रिलेशनशिप का हैप्पी एंडिंग कब होता? जब वो उसको पूरा करते. लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया, इसीलिए सिचुएशन को बोल रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नो परफॉर्मेंस पहली सिचुएशन, नो परफॉर्मेंस दूसरी सिचुएशन, नो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है. परफॉर्मेंस मीन्स परफॉर्मेंस काम करना है, आपको बढ़िया वाला काम करना है. मैं आपको अपनी लाइफ की एक मजेदार घटना बताता हूं. मैं अपने करियर के शुरुआत में प्रिंट मीडिया में काम करता था. तो मैंने कुछ एक्टिविटी करानी थी. कॉलेजेस के बाहर किसी कंसेप्ट के पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाने थे. तो मेरी कंपनी ने मुझे वो असाइनमेंट दिया कि तुम ये एंश्योर करो. आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम एंड वेरी एनर्जेटिक. तो बोला कि ये सोनी को काम दो, ये बड़ा एक्टिव है, ये संभाल लेगा सारी सिचुएशन को. तो मैंने 50-60 लड़कों को हायर किया
और उनको वो मटेरियल प्रोवाइड कराया जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था। सब बच्चों को मैंने बताया कि देखो बेटा तुमने कैसे कैसे काम करना है। तो सबको चाय वाय पिलाई, बस का किराया दिया और रिफ्रेशमेंट के लिए भी पैसा दिया और उनको थोड़ा मोटिवेट भी किया। मोटिवेट करने की बीमारी बचपन से है। थोड़ा उनको मोटिवेट भी किया, भाई देखो तुम्हें बढ़िया से काम करना है, गपलेबाजी नहीं करनी, सोना नहीं है। कभी इन पर्चों को सिर के नीचे रखकर पार्क में आराम करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और मैं आके चेक करूंगा कि जो पार्क में सो रहा होगा ना, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। बढ़िया से काम करना है। काम मतलब बढ़िया से, परफॉर्मेंस मतलब बढ़िया वाली परफॉर्मेंस। उनमें से एक आया, मेरे को बोलता है जी बढ़िया काम करने का क्या मिलेगा। उस जमाने में मैं उनको 125 रुपए दे रहा था 4 घंटे के काम करने के लिए, दिल्ली की बात बता रहा हूं। तो 4 घंटे काम करने के लिए 125 रुपए मैं दे रहा हूं। तो मेरे को आगे बोलता है कि जी बढ़िया काम करने का क्या मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बढ़िया काम करने का क्या मिलेगा? ये जो 125 रुपए दिए, ये जो 10 रुपए बस का किराया दिया और 15 रुपए चाय पीने के लिए दिए बीच में, तो ये बढ़िया काम करने के लिए ही दिया था। ये कोई खराब काम करने के लिए थोड़ी दिया था। तो काम मतलब क्या? बढ़िया काम। मैंने कहा तू ये पैम्पलेट नीचे रख दे और यहां से दफा हो जा, तेरी नीयत में ही खोट है कुछ। अब मैं तेरे को 150 रुपए 4 घंटे के दे रहा हूं, आज से बहुत साल पहले की बात है बेटा, तो वो बढ़िया काम करने के लिए दे रहा हूं। अगर आप मुझे किसी काम के लिए पैसे दे रहे हैं तो वो आप मुझे बढ़िया काम करने के पैसे दे रहे हैं, आप मुझे घटिया काम करने के पैसे नहीं दे रहे। उसने काम तो कर दिया लेकिन डिफेक्टिव किया, बढ़िया वाला नहीं किया, घटिया वाला किया। डिफेक्टिव परफॉर्मेंस। डिफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो इन तीनों ही सिचुएशन में हम बोलेंगे डिस्चार्ज बाय ब्रीच। परफॉर्मेंस ही नहीं दी ड्यू डेट पर, कोई उसने टेंडर नहीं दिया। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के मैंने और भी नाम बताए थे। इसको हम बोल सकते हैं ऑफर टू परफॉर्म, इसको हम बोल सकते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यानी ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। तो ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, इस कंसेप्ट को आगे ले चलते हैं। तो कहने का मतलब यह है, अब ब्रीच हो गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि उसने ब्रीच कर दिया और हमने मुक्त कर दिया ना। डिस्चार्ज का मतलब मुक्त हो गया। नहीं, ऐसे मुक्त नहीं छोड़े, ऐसे मुक्त नहीं होगा। अब आगे क्या होगा ये डिपेंड करता है इंजर्ड पार्टी पर, दुखिया पर, एग्रीव्ड पार्टी पर। नाउ प्रोमिसी हैज टू ऑप्शंस। प्रोमिसी के पास यहां 2 ऑप्शन है। प्रोमिसी चाहे तो
to file a case to file a case against promisor ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई। और सेकंड सिचुएशन ये हो गई नोट टू फाइल अ केस नोट टू फाइल अ केस अगेंस्ट प्रोमिसर। अब लीगल एक्शन लेना है कि नहीं लेना, ये सिविल मैटर है। अगर ये क्रिमिनल मैटर होता फिर ऑप्शन नहीं होता, फिर तो केस फाइल होता ही होता पर्सन के ऊपर। अब सिविल मैटर है तो उस पर्सन ने डिसाइड करना है कि केस फाइल करना है कि नहीं करना। अब अगर प्रोमिसी ये चाहता है कि नहीं भैया अपने बस की तो कोर्ट में जाना नहीं है, वो प्रोमिसर के अनएथिकल काम को अपनी किस्मत मान के आराम से घर बैठ जाता है और डिसाइड करता है कि कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा। तो अगर वो केस फाइल करता है, अगर वो सोचता है कि नहीं मुझे न्याय चाहिए, मुझे रेमेडी चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, आई नीड रेमेडी, यानी न्याय चाहिए, तो रेमेडी कोर्ट देने के लिए तैयार है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट था और इस कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबिलिटी होती है। यानी कोर्ट ने आपको, यानी लॉ ने आपको वायदा किया था कि आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी एनफोर्सेबिलिटी को हम इंश्योर करेंगे। तो क्या क्या रेमेडी आपको मिल सकती हैं? शाबाश। अगर प्रोमिसर अपना काम नहीं करे तो आपको क्या क्या रेमेडी मिल सकती है? सबसे पहले तो आप रिस्काइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए। रिस्काइंट द कॉन्ट्रैक्ट, क्या मतलब है इस बात का? यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, डिस्काइंड कर दिया। शाबाश। इस बात का क्या मतलब है? नो फर्दर परफॉर्मेंस, आपको आगे परफॉर्मेंस करने की जरूरत ही नहीं है। आप आगे परफॉर्मेंस ना करें। नो फर्दर परफॉर्मेंस, पहली रेमेडी आपको ये मिलेगी। यानी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए और आगे परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। शाबाश बेटा, आप आगे परफॉर्म मत कीजिए। अब अगर आपको नुकसान हुआ है तो sue फॉर डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाइए और नुकसान की भरपाई के लिए, ठीक है बेटा, केस कीजिए। नुकसान का कंपनसेशन, ठीक है, जो नुकसान हुआ उसको क्लेम कीजिए। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस,
और अगर नुकसान से भी आपको न्याय नहीं मिलता, यानी पैसा मायने नहीं रखता, ऐसी सिचुएशन है कि जितना मर्जी पैसा मिल जाए आपको न्याय नहीं होगा, तो आप क्या कीजिए, परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस एज इट इज, परफॉर्मेंस एज प्रोमिस्ड, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए। ध्यान से सुनना इस बात को, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि पैसे से आपको न्याय नहीं मिलेगा, कोर्ट की सेटिस्फेक्शन जरूरी है, आपकी इच्छा नहीं चलेगी, आपकी इच्छा नहीं चलेगी, कोर्ट की सेटिस्फेक्शन चाहिए। कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाए, हाँ भैया कि इसको तो पैसे दे देने से इसको न्याय नहीं मिलेगा, इसको तो एज इट इज परफॉर्मेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी दी जा सकती है। ये कोर्ट की मर्जी पे डिपेंड करती है। ये वाली बात, ये जो बात है, ये कोर्ट की इच्छा पे डिपेंड करती है। ये आप कोई जबरदस्ती नहीं ले सकते कोर्ट से। कोर्ट चाहेगा तो वो आपको ये रेमेडी दे देगा। सूट फॉर इंजंक्शन, कॉन्ट्रैक्ट में नेगेटिव ऑफर था, यानी इस तरह का प्रोमिस किया था कि वो कोई किसी काम को नहीं करेगा। प्रोमिसर ने ये वायदा नहीं किया था कि वो कोई काम करेगा, उसने ये वायदा किया था कि वो किसी काम को नहीं करेगा। अगर प्रोमिसर ने ये वायदा किया कि वो किसी काम को नहीं करेगा, उसने वायदा किया कि वो एक फलाना काम नहीं करेगा और फिर करना शुरू कर दिया, तो हम उसके ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हैं। यानी आप आम भाषा में उसे बोले तो उसे स्टे ऑर्डर हम ले सकते हैं, उसे उस काम को करने से रोक सकते हैं। तो और पांचवी चीज जो उसे करनी होगी, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। सामने वाली पार्टी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर चुकी है, यानी उसका फायदा उठा चुकी है, और कॉन्ट्रैक्ट बीच में रिस्काइंड हो रहा है, लेकिन पार्टी फायदा उठा चुकी है, उसका कुछ बेनिफिट तो पार्टी ले ही चुकी है। तो जितना बेनिफिट पार्टी ले चुकी है उसका कंपनसेशन तो देना ही होगा, उसका कंपनसेशन तो देना ही होगा। कुछ बेनिफिट तो पार्टी ले चुकी है, तो जितना बेनिफिट ले चुकी है उसका कंपनसेशन तो आपको देना ही होगा। क्वांटम मेरिट का अर्थ है एज मच एज अर्न्ड। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो बेटा, एज मच एज अर्न्ड। यानी जितना काम उतना दाम, जितना काम करवा चुके हो उतना दाम तो तुम्हें देना ही होगा। क्वांटम मेरिट 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, देखो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 1 नंबर का आराम से क्वेश्चन आ सकता है। क्वांटम मेरिट, जितना काम उतना दाम। तो कितने तरीके हुए, शाबाश, 1 2 3 4 5, ये 5 रेमेडीज हुई। 5 तरह का न्याय आपको मिलेगा।
शाबाश बेटा, आप नोट कर लें, ये पांचों तरीके आप एक बारी नोट कर लें तो बेहतरीन काम होगा। इस पूरे डायग्राम को ही नोट कर लीजिए बेटा। आइए इस पूरे डायग्राम को ही नोट कर लीजिए। शाबाश। ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये है सेक्शन 64-75। रीड विद सेक्शन 75। On the broken of the promise, the other party may treat the contract। लिखते भी जाओ, सुनते भी जाओ मेरी बात, कानों से मेरी बात सुनो, हाथों से लिखते जाओ। When a party to contract has broken the contract, the other party may treat the contract as rescinded। तो 5 रेमेडी पड़ी। सेक्शन 64 और 75 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेन ये बातें आपको नोट करनी है और मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए। When a party to contract has broken the contract, the other party may treat the contract as rescinded and he is absolved from all his obligations। वो अपनी सभी जो ड्यूटीज है उनसे आजाद हो जाता है। According to section 65, when a party treats the contract as rescinded, he makes himself liable to restore any benefits he has received under the contract। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बेनिफिट लिया है वो उसको वापस करना ही होगा। If a person rightfully rescinded the contract, he is entitled to compensation। ये सारी बातें बेटा यहां डिस्कस करी है मैंने। शाबाश बेटा। तो सेक्शन 64 और 75 को पढ़ना है। सेक्शन 64 आगे कहता है कि अगर जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो पार्टी उसे कैंसिल करा सकती है, रिसेशन हो सकता है वहां पर। शाबाश बेटा, आप बात ध्यान से सुनो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का रिसेशन हो सकता है, पार्टीज का ये राइट है, सेक्शन 64 कहता है। तो 5 तरह की रेमेडीज हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, यानी एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस हो सकती है, जैसे वायदा किया था वैसे उसको पूरा करना होगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब यहां पे क्या है कि मान लो मेरे परदादा जी रानी लक्ष्मीबाई की सेना में जनरल थे और मेरे परदादा फोर फादर की एक तलवार तुम्हारे पास है। तुमने मुझे कहा था कि तुम वो तलवार मुझे वापस करोगे। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं 1 लाख रुपए तुम्हें दूंगा उस तलवार के। बाद में तुम मना करते हो कि पैसे ले लो, पैसे में कंपनसेशन ले लो, डैमेजेस ले लो, और तलवार आप नहीं देने का मुझे वायदा कर रहे हो। तलवार आप मुझे नहीं दे रहे हो, अपना वायदा तोड़ रहे हो, तो मैं क्या करूंगा? पैसे से तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मेरे दादाजी की तलवार के साथ मेरा इमोशनल अटैचमेंट है। मुझे तो वही तलवार चाहिए जो मेरे दादाजी की है और वो आपके पास है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तो अब मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाऊंगा, यानी कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा कि मेरा पॉइंट दुरुस्त है तो कोर्ट क्या करवाएगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेगा, कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेगा। और अगर आपने कोई काम नहीं करने का वायदा किया था और उसको करना स्टार्ट कर दिया तो मैं आपके ऊपर इंजंक्शन ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं बेटा? इंजंक्शन ले सकता हूं। और क्वांटम मेरिट के लिए सूट कर सकता हूं, सूट फाइल कर सकता हूं। यानी क्या? जितना मैंने काम किया है उतना उसका दाम वसूल कर सकता हूं आपसे। अब यहां पर
एक पॉइंट उठता है कि ये डैमेजेस कैसे सर, ये मनी कंपनसेशन, डैमेजेस मींस जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। अब यहां एक तरह का डैमेजेस होता तो मजा आ जाता, लेकिन डैमेजेस कई तरह के हैं। ठीक है बेटा, सेक्शन 73 यहां पे कहता है कि अगर एक पार्टी को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई उसके कंपनसेशन पार्टी ले सकती है। तो डैमेजेस कई तरह के होते हैं। शाबाश बेटा। अब हम इन डैमेजेस को बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे अगले सेशन में, या इसी सेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इन पांचों पॉइंट्स को बड़े ही बेहतर तरीके से हमें समझने की कोशिश करनी है। जो भी तुम्हारे डाउट हैं वो मुझसे पूछने हैं। शाबाश बेटा। अब इन पांचों पॉइंट्स को मैं इस सेशन में आगे इन पांचों पॉइंट को बढ़िया से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आइए इनको हम बढ़िया से करने वाले हैं। कोई डाउट है आपका पूछ लीजिए। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 टॉपिक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट हैं बेटा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के दो पार्ट हैं। नंबर 1 तो है बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिक्स इस वाले पार्ट का ये लास्ट टॉपिक है। ये सबसे अंतिम टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। बीच में भी कुछ टॉपिक्स अभी रहते हैं हमारे, हमने सारा खत्म नहीं किया है अभी, लेकिन मैं सिलसिलेवार आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा सीक्वेंस, हम कॉन्ट्रैक्ट का सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे। मेरे अकॉर्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो सीक्वेंस होना चाहिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इस बात को हम आगे बढ़ाएं। तो इससे पहले हम क्या करें, डैमेजेस को पढ़ें। पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि डैमेजेस कितनी तरह के होते हैं। शाबाश बेटा, आपको बहुत अच्छे से ये समझना है। एक होते हैं बेटा ऑर्डिनरी डैमेजेस, एक होते हैं स्पेशल डैमेजेस, एक होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, एक होते हैं अनलिक्विड डैमेजेस। नोट करो, साथ साथ नोट करते जाओ। एक होते हैं नॉमिनल डैमेजेस, और एक होते हैं पुनिटिव डैमेजेस। काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए बेटा, शाबाश।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से। स्टूडेंट को सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए सर इन दोनों कंसेप्ट का मतलब क्या है, इन दोनों कंसेप्ट का अर्थ क्या है। चलिए आप नोट करेंगे, नोट कीजिए मेरे साथ। लिक्विडेटेड liquidated and unliquidated damages. Liquidated and unliquidated damages, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। यहां एक पार्टी प्रोमिजर है और दूसरी पार्टी प्रोमिसी है। प्रोमिजर ने अपना वायदा तोड़ दिया है, प्रोमिसी कंपनसेशन के लिए केस फाइल करना चाहता है। सिविल केस फाइल होगा और उसमें प्रोमिसी को यह बताना होगा कि वो क्या रेमेडी चाहता है, वो क्या चाहता है। न्याय उसकी नजरों में, सिविल केस में आपको बताना होता है कि आपकी नजरों में न्याय क्या है, आपकी नजरों में न्याय क्या है, आपको यह बताना होगा। तो बात को हम ध्यान से सुनेंगे। तो पहली चीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टीज suffered damages, parties suffered damages, party seek remedy, ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम इस कंसेप्ट को फर्दर लेकर चलेंगे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको सीखनी चाहिए जब हम डैमेजेस की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बेटा, बहुत बहुत सारा ध्यान दीजिए। ध्यान थोक में दीजिए, रिटेल में नहीं बेटा, थोक वाला ध्यान चाहिए। ये लाइन मेरे पीछे पीछे 3 बार बच्चे बोलेंगे, 3 बारी ये लाइन आप मेरे पीछे बोलेंगे। लिखिए, पार्टीज कैन क्लेम damages, parties can claim damages if there is real loss। यानी पार्टीज को बताना होगा, यह साबित करना होगा कि उन्हें नुकसान हुआ है। Parties can damages only in that case if there is real loss। भाई एक पार्टी ने वायदा तोड़ दिया, ए ने बी को 100 बैग्स ऑफ व्हीट देने थे, सप्लाई करने थे। ए ने बी को, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल को बता रहा हूं। ए ने बी को 100 बैग्स ऑफ व्हीट सप्लाई करने थे एट द रेट ऑफ 1200 रुपए। ठीक है,
परफॉर्मेंस डेट को मार्केट का प्राइस टूट गया और प्राइस चल रहा है अभी पर बैग 1100 रुपए। ए ने बी को 1200 के हिसाब से माल देना था, लेकिन प्राइस टूट गया, 1100 रुपए का प्राइस आ गया। ए कहता है भाई मेरा माल तो हो गया खत्म, मैं तो माल दे नहीं पाऊंगा। बी कहता है कि तेरे ऊपर केस फाइल करूंगा। है गधे का बच्चा, देखो। बी कहता है कि केस फाइल करूंगा। कोर्ट ने कहा तू गधे का बच्चा है, इंसान का बच्चा तो होता तो समझ जाता। अरे तेरे को गधे, तेरे को 100 बैग देने थे और 100 रुपए का तेरे को प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपए का तेरे को सीधा सीधा मुनाफा हो गया पार्टी के वायदा तोड़ने से, और तू उसको थैंक यू बोलने की बजाय उसके ऊपर केस फाइल करता है। तेरे कान के नीचे एक रख के बजाएंगे। कोर्ट ऐसे बात नहीं करता बेटा, ये तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो मैं मिर्च मसाला लगाने की कोशिश कर रहा हूं। कोर्ट में ऐसे बात नहीं की जाती। तो यहां तो प्रोमिसी को फायदा हो रहा है, सोच लो। अब फायदा हो रहा है तो फिर भी हमारे ऊपर केस कर रहा है भाई। अरे तुम और बातों के लिए केस करो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस करो, क्वांटम मेरिट के लिए केस करो, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस करो, तो बात जचती है। अरे तुम डैमेजेस के लिए केस फाइल कर रहे हैं चाचा, तू ये तो देख, तेरे को तो 10,000 रुपए फायदा हो गया, और 10,000 रुपए फायदा लेकर भी तू केस फाइल करेगा, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। रूल यहां पे ये है, पार्टीज कैन क्लेम डैमेजेस ओनली इफ देयर इज रियल लॉस। अगर बेटा रियल लॉस ही नहीं है, अगर नुकसान ही नहीं हुआ, तो पार्टीज कैन नॉट क्लेम, पार्टीज कैन नॉट फाइल अ केस, पार्टी कैन नॉट फाइल अ केस इन द कोर्ट। तो डैमेजेस को लेकर सबसे पहली बात तो ये रूल आपको समझ में आना चाहिए। मान लो यार रेट हो जाता 1300 रुपए, ठीक है बेटा। एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ए ने बी को 100 बैग्स ऑफ वीट सप्लाई करने हैं, ठीक है, और रेट हो गया है 1300 रुपए। परफॉर्मेंस डेट को रेट हो गया 1300 रुपए। ए ने मना कर दिया भाई माल नहीं दूंगा। अरे माल नहीं देगा तो कमबख्त 100 बैग्स पर, ठीक है बेटा, 100 बैग्स पर 100 रुपए का लॉस हो रहा है। यानी हमारे को तो भाई टोटा हो गया 10,000 रुपए का। ये जो 10,000 रुपए का टोटा है ये तू देगा हमारे को, ये जो नुकसान हुआ है ये तू देगा, ये लॉस तू देगा, क्योंकि रियल लॉस है, तेरी वजह से नुकसान हुआ है। इस चीज को बोलते हैं लॉस। और कोर्ट क्या दिलवाएगा इसका? कंपनसेशन, यानी क्या होगा? नुकसान की भरपाई होगा। इसके लिए केस फाइल होगा, इस चीज के लिए केस फाइल होगा। आर यू गेटिंग द सिचुएशन और नॉट? इस चीज के लिए हम केस फाइल करेंगे। तो पार्टीज कैन फाइल केस ओनली इन द सिचुएशन ऑफ लॉस। जैसे उसने वायदा तो किया था 1200 रुपए में देने का, लेकिन रेट बढ़ गया, 1300 रुपए हो गया, और उसने वीट सप्लाई करने से मना कर दिया। अब मार्केट से मैं खरीदूं तो 1300 में मिलेगा, लेकिन तुम मुझे वायदा करके चले थे कि 1200 का दोगे, तुमने अपना वायदा तोड़ दिया, लालच आ गया तुम्हारे को, तो मैं तुम्हारे ऊपर केस फाइल करूंगा। शाबाश बेटा। बोलिए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात आपकी समझ में आ रही है। तो लॉस का कंसेप्ट आप समझ गए कि लॉस उसी सिचुएशन में आप क्लेम करोगे जहां आपको वाकई में नुकसान हो रहा है। अगर आपको वाकई में नुकसान नहीं हो रहा तो फ्रेम्ड झूठा मुकदमा आप फाइल नहीं कर सकते, कोर्ट को बेवकूफ आप नहीं बना सकते हैं। कोर्ट इतना याना नहीं है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो पहले आप इसका मीनिंग लिख लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? लिखिए बेटा, मैं आपको कुछ लिखवाना चाहता हूं, आप लिखिए। शाबाश बेटा। वेयर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज पहले समझा दूं, जो पहले समझ लेते हैं बेटा। चलो बेटा, पहले हम समझ लेते हैं कि लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या अर्थ है। पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। ये अच्छी बात है कि पहले समझ लेते हैं। देखो, अब वो रेमेडी सीख कर रही है
seek remedy. Breach of contract, party suffer damages, seek remedies. यानी कंपनसेशन. अब क्या होगा, कोर्ट में दोनों पक्ष अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट के सामने रखेंगे और वैल्यूएशन ऑफ लॉस होगा. क्या होगा बेटा? वैल्यूएशन ऑफ लॉस. और कई बारी बहुत बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब यहां से कंसेप्ट शुरू होता है लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का. शाबाश बेटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, इसलिए समझने की कोशिश करना. ध्यान को मेरी तरफ ले आओ, अच्छे से ले आओ. यहां मैं 2 मिनट के लिए रुक गया हूं, आप देख लो. चारों स्टेप्स आप नोट कर लो. जल्दबाजी हमें कोई नहीं है, ट्रेन हमें कोई पकड़नी नहीं है, ठीक है? थोड़ा कर लेंगे लेकिन आराम से करेंगे. जो करेंगे वो सॉलिड करेंगे बेटा. शाबाश. शाबाश बेटा, आगे बढ़े. ओके, चलिए. अब कोर्ट लॉस का वैल्यूएशन करती है. जब कोर्ट लॉस का वैल्यूएशन करती है नो. अब कोर्ट लॉस का वैल्यूएशन करेगी तो उसमें टाइम लगेगा, है कि नहीं? कई बार बहुत बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो प्रोजेक्ट जितना बड़ा होगा टाइम भी उतना होगा. बिजनेस में टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है. पहले लोग कहते थे कि टाइम के साथ चलो. आपने ये बात सुनी होगी ना कई बारी, भाई समय के साथ चलना चाहिए. लेकिन इस घोर कलयुग के जमाने में अब एक नई कहावत यह है कि समय से आगे चलो. अगर तुम समय के साथ साथ चलोगे तो उतनी तरक्की नहीं कर पाओगे. यू हैव टू बीट, you have to win, you have to beat the time, you have to win in the dirty race against time, you have to win. अब पार्टी कहती है कि भाई ये जो वैल्यूएशन है ना, ये 2 तरीके से होता है. ये 2 तरीके से वैल्यूएशन होगा. ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा. ये वैल्यूएशन 2 तरीके से होगा, ध्यान से सुन लो. एक तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बहुत प्यार से मेरी बात सुननी है बेटा, बहुत प्यार से, थोड़े प्यार से नहीं, बहुत प्यार से. एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
और दूसरा है एट द टाइम ऑफ ब्रीच। पहला है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है एट द टाइम ऑफ ब्रीच। वैल्यूएशन ऑफ लॉस करना है तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में एडवांस, इसको बोलते हैं आफ्टर। अगर यहां पे एडवांस में असर्टेनमेंट हो गई है, लॉस की पहचान हो गई है, तो यहां डैमेजेस क्लेम होंगे तो क्लेम पहले से पता है कि कितने रुपए का क्लेम होने वाला है, तो इसको बोलेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस। पार्टी बोलती है कि वैल्यूएशन का इंतजार नहीं करेंगे, भाई हम पहले से ही डिसाइड कर ले हैं, हमने पहले से ही डिसाइड करके बैठे हैं भाई अगर तूने ब्रीच कर दिया तो तू मुझे लिक्विडेटेड डैमेजेस इतना देगा, और मैंने ब्रीच कर दिया तो कंपनसेशन पहले से ही डिसाइडेड है। तो यहां पर पार्टीज का टाइम बचता है क्योंकि उन्होंने डैमेजेस को पहले ही असरटेन कर लिया है। और एट द टाइम ऑफ ब्रीच यानी आफ्टर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, यानी एट द टाइम ऑफ ब्रीच, इसको बोलते हैं आफ्टर। यानी यहां पे डैमेजेस जो हैं नहीं पता हमें कि हम क्लेम करेंगे कितना करेंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यहां पे कोर्ट का लंबा प्रोसेस चलेगा, अब पता नहीं इसमें कितना टाइम लग जाए डैमेजेस को ढूंढने में। चलिए एक बारी रिपीट कर लेते हैं क्या हम सीख कर आए हैं। हमने क्या देखना है, सबसे पहले समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। नुकसान हो जाएगा, नुकसान होगा तो कंपनसेशन उसका मिलेगा, नुकसान नहीं होगा कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो पहला सिचुएशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी वायदे को तोड़ दिया। दूसरा स्टेज है पार्टी सफर डैमेजेस, पार्टी को नुकसान हो गया है। और तीसरा, नुकसान होने के बाद वो न्याय चाहता है। अब न्याय चाहता है तो वैल्यूएशन ऑफ लॉस करना होगा। वैल्यूएशन ऑफ लॉस के दो तरीके हैं, आपने एडवांस में करके रखा है और बाद में केस फाइल होने के बाद होगा एट द टाइम ऑफ ब्रीच, यानी केस करने के बाद आफ्टर द ब्रीच आप उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, असर्टेन कर रहे हैं। जब उसको आप ब्रीच के बाद कर रहे हैं, आफ्टर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है बेटा। और जब आप पहले से असर्टेन करके बैठे हैं तो उसको बोलेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड क्यों बोल रहे हैं, अब यहाँ पे सवाल है कि लिक्विड क्यों बोल रहे हैं इसको लिक्विड। बेटा पैसे को लिक्विडिटी के हिसाब से भी आप तोलते हैं ना, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए आपने बिजनेस स्टडीज में या अकाउंट्स में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, टैक्स में लिक्विडिटी की बात आपने सीखी होगी, लिक्विडिटी की बात आपने सुनी होगी। तो मनी को लिक्विडिटी के हिसाब से हम बोलते हैं ना कि एसेट्स की लिक्विडिटी क्या है, यानी कितनी जल्दी आप किसी एसेट को मनी में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ हमारे लिक्विड एसेट्स होते हैं, कुछ अनलिक्विड एसेट्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स में सीखते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे लॉ में यूज करी है कि डैमेजेस को हमने पहले ही मनी में कन्वर्ट कर लिया है तो उसको बोलेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस। डैमेजेस तो हो गए हैं लेकिन एग्जैक्ट मनी कितना देना होगा ये फाइंड करना है, तो उसको बोलेंगे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब एक काम करेंगे बेटा, आप नोट करेंगे, शाबाश। वेयर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, नोट कीजिए, वेयर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, नोट कीजिए, शाबाश। एग्री इन एडवांस द अमाउंट पेबल, where the contracting parties agree in advance the amount payable in the event of breach, the sum payable is called liquidated damages. The sum payable is called liquidated damages. एक बार दोबारा से बता दूं, सुन लो ध्यान से। Where the parties agree in advance, where the parties agree in advance the amount payable in the event of breach,
where the contracting parties agree in advance the amount payable in the event of breach. The sum payable is called liquidated damages. And where the compensation claimed for a breach of contract, where the amount of compensation claimed for the breach of contract is left to assessed, assessed नोट कर लीजिए, ASSED, assessed by the court. Damages claimed are called unliquidated damages. नोट कर लीजिए, शाबाश. Where the amount of compensation claimed for a breach of contract is left to be, where the amount of compensation claimed for a breach of contract is left to be assessed by the court. Damages claimed are called unliquidated damages. तो लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हुआ हमारा ये कंसेप्ट. हम एक लिस्ट बना रहे थे कि टाइप्स ऑफ डैमेजेस, तो दो हो गए हैं इसमें हमारे, ठीक है, दो हो गए हैं. लिक्विडेटेड हो गया है हमारा और अनलिक्विडेटेड हो गया है हमारा. शाबाश. चार और बचे हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल, नॉमिनल, पुनेटिव. राइट. तो ब्रेक के बाद मिलते हैं. आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और ब्रेक के बाद उन चारों को भी हम आज ही खत्म करेंगे. शाबाश.